हेलो, वेलकम बैक टू जीपीएस क्लासेस। हम बहुत दिनों बाद एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ये आईएएस का मॉक टेस्ट है यूपीएससी का, जो 2026 में आने वाला है। 2026 यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट हो गई है। अभी हाल ही में पीसीएस का प्रीलिम्स हो चुका है। सो लेट्स बिगिन। सी क्वेश्चन, यू हैव टू मैच द राइटर एंड द बुक। ओके, महात्मा गांधी ने बुक लिखी थी हरिजन। ठीक है, जब 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बीच में, तब उसके बाद मेन डिस्प्यूट ये हुआ था कि गांधी जी ने बोला था कि लोअर कास्ट को हम हरिजन बोलते हैं, कि हरि के जन है, भगवान के जन है, इन पे स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि नहीं, ये गलत आप बोल रहे हैं, इनके साथ बहुत शोषण हुआ है, आप इन्हें हरिजन नहीं बोलेंगे। तो अंबेडकर जी ने लिखी थी किताब कास्ट इन इंडिया, जबकि गांधी ने लिखी थी हरिजन। तो ये दोनों तो गलत हो गया, पेयर मैच सही नहीं है। बी आर अम्बेडकर जी की है कास्ट इन इंडिया और महात्मा गांधी की हरिजन। याद रखना, वर्ड महात्मा गांधी का था हरिजन। महात्मा गांधी का एक फेमस, महात्मा गांधी थे, ये एक भक्ति सेंट थे, नरसिंह मेहता उनको मानते थे। नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता जो थे गुजराती सेंट थे। इन्होंने लिखा था, वैष्णव जन तने जानिए जो पीर पराई जाने, कॉल देम वैष्णव्स हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। बहुत फेमस डायलॉग था, कॉल देम वैष्णव्स हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर, हु अंडरस्टैंड्स द पेन ऑफ अदर्स। गुजराती भक्ति से नरसिंह मेहता को फॉलो करते थे महात्मा गांधी जी, और महात्मा गांधी ने फिर लोअर कास्ट को, अनटचेबल्स को वर्ड दिया था हरिजन, स्पेशली 1932 के बाद। और 1932 पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया था, पॉलिटिकल लाइफ से रिजाइन दे दिया था। उन्होंने बोला था अब मैं अपना सारा जीवन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज जो की है हरिजन के डेवलपमेंट में लगाऊंगा। अच्छा, फिर इन्होंने बनाई थी हरिजन सेवा संघ, हरिजन सेवक संघ। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड बी आर अम्बेडकर वॉज वेरी स्पेसिफिक कि कास्ट इन इंडिया को बताओ, और उन्होंने बोला था कि एनहाइलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, की कास्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे देश में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का सपना था। तो ये तो गलत हो गए। तो अब आप देखो, वन गलत, इसमें भी वन गलत, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता। आंसर आ गया आपका 3-4। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। आपने 1 और 2 हटा दिया, 3-4 आंसर आ गया आपका। ये है इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब याद कैसे करना है, जयप्रकाश नारायण जो थे, जयप्रकाश नारायण को जननायक बोला गया है। आपका पटना एयरपोर्ट का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इन्होंने लिखी थी किताब वाई सोशलिज्म, समाजवादी। तो जयप्रकाश नारायण, इनका जेपी मूवमेंट ही बोला जाता है, बहुत फेमस था जेपी मूवमेंट। इन्होंने 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर जेल तोड़ी थी, जेल ब्रेक किया था। और जयप्रकाश नारायण को बहुत बड़ा माना जाता है सोशलिज्म के लिए, समाजवादी, सोशलिज्म। देखो आपके पेपर में पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, सबसे पहले बनी थी बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। समाजवादी मतलब सोशलिज्म ही होता है, समाजवादी मतलब सोशलिस्ट, तो बहुजन सोशलिस्ट पार्टी। और इसके बाद टूट के बनी थी सपा, सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी। ये है मायावती जी की और ये है अखिलेश यादव जी की। ठीक है, इस समय ठीक है, पहले कौन सी आई थी, बसपा, फिर आई है सपा, ये याद रखना। और इन सब के जननायक कौन है, जयप्रकाश नारायण, जेपी मूवमेंट वाले। अच्छा, 1942 में तो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी। जेपी मूवमेंट आपकी आजादी के बाद हुई है, जब आपका इमरजेंसी लगी थी 1973 के बाद, तब हुई थी जेपी मूवमेंट बेरोजगारी हटाने के लिए। तो इन्होंने किताब लिखी थी वाई सोशलिज्म, क्यों समाजवाद इतना अच्छा है। अच्छा, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर ने लिखी थी किताब 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अच्छा, मतलब 6
ग्लोरियस, ग्लोरियस मतलब बहुत ही सुंदर, महान। इपॉक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के 6 महान काल इन्होंने लिखे थे, वीडी सावरकर ने। इन्होंने लिखा था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, रिवोल्ट 1857 को इन्होंने ये बोला था। आप बस याद रखना, आपका एलिमिनेशन टेक्निक से जब आपने सही किया तो 3-4 आंसर आ गया आपका। अब ये क्वेश्चन पे डिस्कशन कंप्लीट हो चुका, ठीक है। तो ये आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, जो भी इस पेज पे लिखा है। अब मैं इसे मिटा के दूसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ठीक है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया। गोदावरी रिवर फॉर्म्स अ लार्ज मियांडर नियर राजमुंड्री। अब सुन लो क्या कहानी है ये। अभी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। ये है साउथ इंडियन डेक्कन। यहां पर महाराष्ट्र में एक नदी है, उस नदी का नाम है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर नासिक से ये निकलती है गोदावरी रिवर। साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है, ठीक है साहब। फिर ये यहां से निकलती है, निकल निकल के ये आंध्र प्रदेश में चली जाती है, डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाने से पहले, डेल्टा मतलब जब नदी फैल के खत्म हो रही होती है, तो जब फैल के खत्म हो रही होती है तो एक बार घूमेगी, उस घूमने को बोलते हैं मिएंडर। ये भाई मिएंडर मतलब क्या होता है? मिएंडर मतलब ये होता है डोलना, ऐसे ऐसे करके। हम लोग इस समय आगरा में हैं, आगरा यमुना के किनारे पड़ता है, और यमुना नदी जो मिएंडर करती है वहां पर ही किनारे पे हमने ताजमहल है। शाहजहां का ताजमहल कहां पर है? यमुना नदी के मिएंडरिंग करने के इस छोर पर। उसी तरह मिएंडरिंग मतलब क्या होता है? डोलना, नदी का डोलना, ठीक है। अच्छा साहब, राजमुंड्री आंध्र प्रदेश में ही है, तो गोदावरी नदी एक बहुत बड़ा मिएंडर बनाती है आंध्र प्रदेश के राजमुंड्री में। राजा मुंड्री कैसे याद रखोगे भाई? मिएंडर मतलब मुड़ना, मुंड्री मतलब मुड़ गए, मुंडी मुड़ती है। अच्छा, एक बार पीसीएस में क्वेश्चन आया था पिछली बार, कि लोअर पीसीएस में भी आया है, कि खोपड़ी, सर और गर्दन के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसे बोलते हैं पिविटल ज्वाइंट। हड्डी का ज्वाइंट होता है पिविटल ज्वाइंट, ठीक है। सबसे मेन यही होता है पिविटल, और क्या। अच्छा, दूसरा है शिवाजी सागर या शिवजी सागर इज अ रिजर्वायर ऑफ प्राणहिता रिवर। नहीं, ये गलत है, आपको मैं समझा दे रहा हूं। अब कैसे, अब इधर देख लें। यहां पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर महाराष्ट्र से ओरिजिन होता है, और जगह का नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर ये लोकेशन का नाम है, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है जो कृष्णा पे मिलती है, उसका नाम है कोयना रिवर। क्या नाम है? कोयना, KOYNA, कोयना रिवर। मैंने कैसे याद किया था कि कृष्ण भगवान जो है वो गीता में क्या बोलते हैं? कोई ना अर्जुन, टेंशन मत लो, मैं कर लूंगा, जो भी है मेरे पे छोड़ दो। कोई ना अर्जुन, कोई ना कौन बोलते हैं? कृष्ण भगवान बोलते हैं कोई ना। अच्छा, तो शिवजी भी बोलते हैं कोई ना, शिवजी भी तो बोलते हैं भोलेनाथ, अरे कोई नहीं, तुमने बहुत पाप किए, गंगा जी में डुबकी मार लो, सब सही हो जाएगा, कोई ना। तो कोयना रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी? कृष्णा रिवर की। कृष्णा बड़ी नदी है, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी। और कोयना रिवर पर कोयना डैम है, उस पर बना है आपका शिवजी सागर। इधर शिवाजी सागर लिखा है, उसका एक और नाम है शिवजी सागर भी है, शिव। तो शिवाजी सागर रिजर्वायर कोयना नदी पर है। तो ये अब आप याद रख लेना कि शिवाजी सागर किस पर है? कोयना रिवर पर है। आपका ये 2 टॉपिक हो गए।
ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। हमारी जो सीरीज है हम ऐसी करेंगे, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन समझा दिया, एक ज्योग्राफी का समझा दिया, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लेना। क्या नोट करना है, फिर से रिवाइज करा देना जल्दी जल्दी। महाराष्ट्र में गोदावरी, दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा बोलते हैं। ये त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है, ये खत्म होती है आंध्र प्रदेश के राजामुंड्री पे, वहां पर ये मियांडर करती है, घूमती है। मियांडर मतलब होता है डोलना, जैसे यमुना किनारे आगरा है और उसी के एक मियांडर पे ताजमहल है। दूसरा पार्ट था शिवाजी सागर कहां पर है, शिवाजी सागर कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना नदी पर है महाराष्ट्र में। कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से और कृष्णा भी खत्म होती है आंध्र प्रदेश में ही खत्म होती है, ये याद रख लेना आप। तो ये आपका एक टॉपिक ये भी हो गया, इन सब की फोटो आपको मिल जाएगी। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आए। अब ये क्वेश्चन है कि स्टेट बताना और हाईएस्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा वो स्टेट क्या निकालना है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का मिक्स आता है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी बोलते हैं इसको। आप सबको पता है भाई वेस्ट बंगाल में चावल चलता है, मच्छी भात ही तो खाते हैं, दाल भात मच्छी भात। गेहूं ज्यादा होता है कि चावल ज्यादा होता है हमारे देश में, चावल ज्यादा होता है हमारे देश में। और वेस्ट बंगाल, तो ये तो बिल्कुल सही है भाई साहब। पंजाब का गेहूं नहीं, गेहूं आपका उत्तर प्रदेश हो चुका है अब, ठीक है, गेहूं आपका उत्तर प्रदेश हो चुका है। अच्छा, पंजाब का हो गया ऑयल सीड, कौन सा, सरसों के खेत। पंजाब में क्या, सरसों के खेत, सरसों मतलब मस्टर्ड होता है, हमारे देश में बहुत सरसों होता है, बहुत मस्टर्ड होता है हमारे देश में, ठीक है। देखते हो ना पिक्चरों में लड़का लड़की भाग रहे सरसों के खेत में चलते, सरसों के खेत में चलते हैं, तो मस्टर्ड की खेती होते हैं। तेल मस्टर्ड ऑयल, खाने में मस्टर्ड ऑयल, चेहरे पे मस्टर्ड ऑयल, पता है कहाँ कहाँ साबुन बनता है, पाम ऑयल मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो ये पंजाब का है ऑयल सीड। और दाल का होता है आपका एमपी। तो इसका आंसर हो गया ओनली वन इज करेक्ट, एक ही पेयर सही है, ओनली वन। अरे राज देखो, एमपी, एमपी को बोलते हैं हिंदुस्तान का दिल, तो उससे याद आना दिल में बात डाल दो, तो डाल दो, दिल में दाल, कहते हैं दिल में डाल, तो दिल में दाल, दाल मतलब होता है पल्सेस, दिल मतलब एमपी, हिंदुस्तान का दिल क्या है, मध्य प्रदेश, दिल। पंजाब मस्टर्ड और उत्तर प्रदेश गेहूं, हो गया ये वाला। चलो एक मोटा मोटा आपको समझ में आया होगा, ऐसे तो बहुत स्टेट है बट मुझे एक क्वेश्चन करना था, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ओनली वन, आपका काम हो गया, ठीक है सेव कर देते हैं। अगला चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये नॉट याद रखना, पेपर में क्या होता है आप नॉट भूल जाते हो, उस वजह से बैंड बज जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटी ऑफ इंडिया, हमारे देश से हम क्या चीज ये वाली नहीं भेजते हैं विदेश, इसका मतलब है किस चीज का कंजम्पशन हमारे देश में इतना ज्यादा है कि हम बाहर नहीं भेजेंगे। अच्छा, पहला बोल रहा है चावल, चावल सबसे ज्यादा हमारे देश में होता है चावल, अगर हम नहीं भेजेंगे ना चावल, तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ये चावल नहीं उगा पाते हैं, हमारे चावल खाते हैं, ठीक है। चावल पे अफ्रीका, यूरोप, ये सब डिपेंडेंट है इंडिया के लिए, इसीलिए इंडिया से कोई लड़ता नहीं है, इंडिया चावल नहीं देगा तुम्हें, मरो, ठीक है। दूसरा है मीट, हम लोग एक वेजिटेरियन कंट्री है बट फिर भी हमारे देश में बहुत मीट प्रोडक्शन होता है, क्योंकि हमें पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, और गाय भैंस की भी, गाय भैंस नहीं और तरह का जो मीट है, पोल्ट्री फार्म, एग, मीट, इसका बहुत तगड़ा एक्सपोर्ट है हमारे देश से भी, हल्का फुल्का नहीं है, एक्सपोर्ट करते हैं हम मीट, क्योंकि हम मीट नहीं खाते, हम मीट नहीं खाते हैं, हम मोस्टली वेजिटेरियन कंट्री है, तो हम मीट का क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट कर देते हैं भाई, इंडोनेशिया भेज देते हैं, जो मांस खा रहा है वो खा लो भाई, थाईलैंड वाइलैंड भेज देते हैं, तुम खाओ तुम झेलो। डेयरी, दूध, आपको पता है हमारा देश बहुत ज्यादा कुपोषित वाला है, हमारे देश में इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट ये सब पोषण नहीं, सुपोषण अभियान चलता है, पोषण कुपोषण मुक्त भारत अभियान चलता है, हमें दूध की बहुत जरूरत है, जबकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट दूध प्रोड्यूसिंग कंट्री भारत है, उसमें भी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा गाय भैंस भी उत्तर प्रदेश में मिलेगी, हम फिर भी दूध नहीं बेचते बाहर, ठीक है, अपने को ही पिला दें। हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक क्या है, 105 करीब है, तो नॉट अ मेजर एक्सपोर्ट, दूध नहीं भेजेंगे, ठीक है।
तुम दूध मांगोगे खीर देंगे? नहीं नहीं भाई साहब, तुम दूध मांगोगे चावल दे देंगे, चावल भेज देंगे। हमारी खीर में सिर्फ चावल मिलेगा, दूध नहीं मिलेगी, ठीक है, हम दूध नहीं भेजेंगे। फिर है चीनी, नहीं शुगर भी हम भेज देते हैं बाहर, क्योंकि ये यूरोपियन देश जो है शुगर केन ट्रॉपिकल फ्रूट है। रशिया में कहां से होगी चीनी? हमसे तो ले जाएगा वो, समझ में आ रहा है? कनाडा में चीनी होगी उस पर। मसालों के लिए तो हमारे पास आए थे राज करने, चीनी वेले भी, चीनी कहाँ होती है? ब्लैक सोल जो हमारे पास है ना, बहुत तगड़े प्रोड्यूसर हम चीनी के। जबकि क्यूबा को बोलते हैं शुगर बोल। क्यूबा है अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में छोटा देश है कम्युनिस्ट वाला। आप बस याद रखना, एक्सपोर्ट कमोडिटी मेजर नहीं है हमारा, दूध, दूध नहीं भेजेंगे साहब, बस ठीक, सेव कर देंगे। अगले क्वेश्चन पर आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर इंपोर्ट कमोडिटी? नॉट याद रखना, इंपोर्ट कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे पास इतनी ज्यादा है कि हम मंगाते नहीं है? ऑप्शन है मस्टर्ड ऑयल, यही आंसर है साहब। हम सरसों बहुत है, हम सरसों के खेत में तो घूमते रहते हैं, हम लव स्टोरी बनाते हैं, तो सरसों हम इतना मंगा नहीं रहे, तेल मंगाते हैं। इन चारों में से हम वैसे मंगाते, मस्टर्ड है बहुत ज्यादा मंगाते हैं, सब चारों मंगाते हैं, बट इन चारों में अगर देखा जाएगा तो पाम ऑयल हम बहुत मंगाते हैं, सनफ्लावर बहुत मंगाते हैं, सोयाबीन ऑयल बहुत ज्यादा मंगाते हैं। इसके कंपैरिजन में मस्टर्ड ऑयल थोड़ा कम मंगाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। भारत में हर चीज में तेल डलता है, चाहे वेज बनाओ चाहे नॉन वेज बनाओ, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है हम ऑयल के, मस्टर्ड ऑयल के, ठीक है। सबसे ज्यादा हम इंपोर्टर भी हैं, एक्सपोर्ट हम एक बूंद नहीं करते हैं इसका। मस्टर्ड ऑयल हम नहीं बेचते हैं बाहर, हम ही खा लें। अरे चाहे आप वेज खाना बनाओ नॉन वेज खाना बनाओ, तेल तो चाहिए होगा। स्टीम वाले मोमोज भी खाते रहोगे बस, मैगी में तेल नहीं डलता है, बट फिर भी मैगी में तेल नहीं डलता, ठीक है। अगला आया, ये आपका इकोनॉमिक्स का प्योर क्वेश्चन है, देख लीजिए। Which of the following statements regarding liberalization of FDI norms? FDI norms क्या होता है भाई साहब? पहला वाला हटा दो। FDI, FDI मतलब F से होता है फॉरेन, FOREIGN फॉरेन, D से होता है डायरेक्ट, I से होता है इन्वेस्टमेंट, ये होता है भाई साहब FDI। हम चाहते हैं विदेशी लोग हमारे देश में आके अपनी फैक्ट्री बनाए, बट अपना लेबर लेके नहीं आए, हमारे देश का लेबर लें, अपना माल लेके नहीं, हमारा माल यूज करें और हमको ही बेचें, और अगर बेचें विदेश भी एक्सपोर्ट भी करें तो उसका टैक्स हमको दें, हमारे लोगों को रोजगार मिले, हमारा टैक्स मिले, हमें पैसा चाहिए, बेसिकली हमें डॉलर चाहिए। हम उनसे चाहते हैं कि वो FDI लेकर आए, शेयर मार्केट पे इतना नहीं आए, क्योंकि हम इसमें भरोसा करते हैं, अरे तुमने आए हमारे देश में प्लांट बनाया तो हमारे देश का विकास होगा कि नहीं होगा। तो मेक इन इंडिया में चाहते हैं कि FDI लेके तुम हमारे देश में आओ। अच्छा, फिर बोल रहा है, और करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट बताना है। 100% FDI फॉर मेडिकल डिवाइसेस इंक्लूड एपरेटस एंड इम्प्लांट। हाँ 100% है कि तुम अगर हमारे देश में आके अल्ट्रासाउंड की मशीन बनाना चाहते हो, एक्सरे की मशीन बनाना चाहते हो, पैथोलॉजी की मशीन बनाना चाहते हो, 100% FDI है, मतलब पूरा पूरा ले आओ, अपना सामान ले आओ, क्योंकि हमारे देश में इतने डॉक्टर नहीं है, इतने ज्यादा हमारे पास मशीन नहीं, हमारे पेशेंट बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं तुम पूरा सामान ले आओ अपना, आंख की मशीन, लेसिक लेजर होती है, बहुत सारी मशीन होती है, थूलैब सब ले आओ, ठीक है, बहुत मशीन होती है। अप टू 49% इन डिफेंस सेक्टर एंड बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड अप टू 100% थ्रू गवर्नमेंट अप्रूवल। एक लिमिट है 49% तक आप डिफेंस में ले आओ, और अगर सरकार से अप्रूवल मिल गया तो 100% पूरा सेटअप बना दो। हम तो चाहते हैं तो रफेल जेट क्यों, मुझे रफेल कंपनी आ जाए यहाँ पर, दसॉल्ट कंपनी का एक प्लांट बन जाए और बना के भेजो हमको जेट। तो 100% FDI हम बोले डिफेंस में, अप्रूवल लेके आ जाओ। 49% FDI अलाउड इन एयर इंडिया। भाई एयर इंडिया का इसी साल एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश हुई थी, एयर इंडिया की फ्लाइट का नाम था 717, जो जा रही थी अहमदाबाद कहां पर है, गुजरात में, अहमदाबाद से जा रही थी गैटविक एयरपोर्ट, जो कि है यूके लंदन के पास। गैटविक एयरपोर्ट ये जा रही थी फ्लाइट एयर इंडिया की 717 171,
ओ सॉरी 171, फ्लाइट का नाम क्या है 171, थोड़ा कंफ्यूज है तो देख लेना पेपर में, ये भी ऑप्शन देगा ये भी ऑप्शन देगा, इसीलिए चलो अच्छी बात है, सही कर लिया। एयर इंडिया 171, एयर इंडिया सेटअप हुई थी 1923 में, 1923 में एयर इंडिया सेटअप हुई थी, टाटा वालों की अब थी, अब सरकार ने ले लिया, पर अब सरकार बोल रही है कि 49% एफडीआई अलाउड, 49% विदेशी लोग आके इसमें, अच्छा जब भी कोई 49% इन्वेस्टमेंट करता है तो हमने कंपनी का आधा मतलब हिस्सा दे दिया, बट अभी भी हमारे पास ही कंपनी, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। हमने कंपनी को बेचा नहीं है, 49% तो मैं अलाउ कर दिया है, अच्छा 50 के ऊपर हो जाएगा तो बहुत तगड़ा डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा, 49% मतलब एक लिमिट तक। एयर इंडिया की ये फ्लाइट थी जो क्रैश हो गई थी। अच्छा 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट इन रियल एस्टेट ब्रोकरेज सर्विस, अगर आप रियल एस्टेट मतलब ये एंथेला फ्लैट बनाना चाहते हैं, एंथम बनाना चाहते हैं, ओपी चेंज ग्रुप ये सब है, तो 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट आपको अप्लाई नहीं। हाँ भाई साहब क्या करने आना चाहते हैं, आपके देश में आके बिल्डिंग बनाएंगे, हाउस सोसाइटी बनाएंगे हम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऑटोमेटिक, कोई अप्रूवल नहीं, घर बना रहे हो ना, हम पीएम आवास योजना बना रहे हैं, तुम बना दो यार, आगे समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन में आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, तो ये जरूर से आप नोट कर लेना, ये नोट करने वाला, सारे ही नोट करने वाले थे, ठीक है। ये वीडियो में अगर कुछ मिस हुआ हो तो आप फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, रिवाइंड करके देख लेना। बस अभी के लिए तो इतना ही, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे जल्दी।